नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असल प्लान क्या है? प्रधानमंत्री की असली इच्छा क्या है? मोदी के घोर विरोधी अक्सर एक आरोप लगाते हैं कि मोदी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। इसकी हकीकत क्या है? नरेंद्र मोदी ने आज दिल खोलकर बात की और मोदी के सियासी दुश्मनों ने भी बिना सोचे समझे मोदी पर हमला बोल दिया। किसका दांव सही बैठ रहा है, किसका चुनाव बिगड़ गया है, आज हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी किस प्लान के तहत चल रहे हैं और क्या सच में राहुल गांधी की पार्टी ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन आउटसोर्स कर दिया है? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या प्रयोग कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने 2 साल पहले सोच लिया था? और मोदी के विरोधी ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके लिए ना टाइम सही है ना सेंटीमेंट उसके मुताबिक है? नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर अपने हाल के प्रोग्राम बनाए। बहुत सोच समझकर मोदी ने कांग्रेस के टूल किट को अर्बन नक्सल का नाम दिया। कौन है अर्बन नक्सल और इनसे निपटने के लिए मोदी का प्लान एडवांस में जो तैयार किया गया वो क्या है? एक एक बारीक डिटेल आपको बताते हैं। क्या मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने ठेकेदार रख लिए हैं? क्या कांग्रेस अब ठेके पर चल रही है? मोदी ने जिस ठेकेदार शब्द का इस्तेमाल किया उसका आविष्कार कांग्रेस ने कैसे किया? क्या मोदी के खिलाफ सुपारी देकर पॉलिटिकल व्यापारी बुलाए गए हैं? कितने ठेकेदारों को मोदी के पीछे लगाया गया है? किस ठेकेदार को मोदी के खिलाफ कौन सा टेप बजाने के लिए कहा गया है? 24 वाला कौन सा इकोसिस्टम है जो अपने हिसाब से एंटी मोदी नैरेटिव बिल्ड कर रहा है? देश के भीतर भी देश के बाहर भी मोदी विरोधी स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट राइटर्स को कौन दाना पानी दे रहा है? क्या देश के अंदर बैठे एजेंट्स को भी पेमेंट मिल रही है? मोदी हटाओ गैंग किस किस को ठेका दे रहा है, कहां कहां से दे रहा है? मोदी ने ऐसे लोगों के लिए ही अर्बन नक्सल वाला वर्ड कॉइन किया है। इन्हीं अर्बन नक्सल्स को कांग्रेस का हैंडलर बताया है। ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। अर्बन नक्सलियों के पास है। कौन है ये अर्बन नक्सल्स? ये दिखते कैसे हैं? कैसे ऑपरेट करते हैं? कहां कहां छिपे बैठे हैं? वो कहते हैं मोदी कांग्रेस कांग्रेस करते हैं। सच तो यह है कि ये इकोसिस्टम ही मोदी मोदी जपता है। तो मोदी जी नरेंद्र मोदी ने बोला मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र भाई की। नरेंद्र मोदी जी इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं। परसों मोदी जी आ गए, सामने उनको दिख गया कि यहाँ तो शर्मनाक हार हो रही है। मोदी ने अर्बन नक्सल की एक व्याख्या कांग्रेस के लिए की है, लेकिन मोदी विरोधी ठेका लेके बैठा ये इकोसिस्टम अकेला नहीं है। इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है। एक इकोसिस्टम राहुल का है, दूसरा इकोसिस्टम वामपंथियों का है, तीसरा इकोसिस्टम इंडी अलायंस है जिसे मोदी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसका है। चौथा इकोसिस्टम कुछ मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का है और पांचवा इकोसिस्टम देश से बाहर बैठकर मोदी विरोधी, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों का है। एक एक करके इन सारे इकोसिस्टम को एक्सपोज करते हैं। पहले उसकी बात करते हैं जिसके ऑपरेटर को मोदी अर्बन नक्सल कहते हैं, यानी कांग्रेस, जो इस वक्त रिमोट का बटन ही दबा रही है। सवाल है कांग्रेस किसके डायरेक्शन पर मोदी के खिलाफ इतनी अटैकिंग बैटिंग कर रही है? जवाब राहुल गांधी है, वही राहुल जिन्हें कांग्रेस जन नेता कहकर प्रमोट करती है, मोदी को डिमोट करती है। 24/7 राहुल की पॉलिटिकल एनर्जी को ही बूस्ट करती रहती है। राहुल ट्रेन की सवारी करते हैं तो यह इकोसिस्टम यह फैलाना शुरू कर देता है कि बंदे में है दम, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं हम। राहुल की ट्रेन वाली फोटो वायरल कराकर यह टेक्स्ट फैलाया जाने लगता है कि राहुल की बोगी वाली फोटो देखकर मोदी भी ऐसी तस्वीर खिंचवाने वाले हैं। राहुल संसद में ओबीसी वाली स्पीच देते हैं तो ट्विटर पर शोर शुरू हो जाता है, वो देखो राहुल ने कमाल कर दिया, मोदी को भी फेल कर दिया। वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं। मगर राहुल को मोदी विरोधी रिमोट और स्क्रिप्ट पकड़ाने वालों की चोरी यहां भी पकड़ी जाती है। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है, न खुद पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। जो कोई
एनजीओ चिट लिख के देता बोलते हैं। इनको इतनी भी समझदारी नहीं है। आज एक ओबीसी अति पिछड़े समाज का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है कि नहीं? आज सबसे अधिक ओबीसी के मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हैं कि नहीं? सबसे अधिक ओबीसी के नेताओं को मुख्यमंत्री मंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। तो राहुल गांधी कैसे समझेंगे? उनको तो कितनी भी लायकियत हो, क्षमता हो या नहीं हो, कांग्रेस बड़ी दरबारी संस्कृति में उनका गुणगान करती है कि प्रधानमंत्री के वही एक दावेदार हैं। तो कोई झूठ मूठ जो लिख के दे दिया बस पकड़ लेते हैं। सब राहुल की इमेज मेकओवर का प्लान है। इसके लिए शॉर्ट फिल्में बनती हैं, रील्स बनाई जाती हैं। राहुल को खेत में दिखाकर, मैकेनिक बनाकर, ट्रैक्टर चलवाकर, स्कूटी पर बिठाकर, जननायक वाला हैशटैग ट्रेंड कराकर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर नॉन स्टॉप प्रमोशन होता है। यह सब बाहर बाहर होता है, मगर अंदर में तो कुछ और ही खेल होता है। कांग्रेस चार दीवारी में चार लोगों के बीच चार सवालों वाला नैरेटिव बिल्ड करती है और तब जाकर मोदी पर अटैक करती है। लेकिन अब कांग्रेस के इकोसिस्टम की ऐसी मीटिंग्स की पोल खुल गई है। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस अब कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। ये मन में मोदी जी हैं। बीजेपी बार बार यही कहती है कि अर्बन नक्सल वाला इकोसिस्टम कांग्रेस की बागडोर संभाल रहा है, और फिर आ जाती है राहुल की यह तस्वीर। बीजेपी इस तस्वीर के बहाने भी कांग्रेस की पोल खोलती है। गौर से देखिए यह तस्वीर। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। इवेंट छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक पकड़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनका वहां की सरकार से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। चलिए मान लिया यह ठीक भी था, मगर अब बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि चेक हैदराबाद की दक्षिण एएसटीसी प्राइवेट लिमिटेड का था। तो एक प्राइवेट कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यक्रम में एक सामाजिक संस्था को चेक क्यों दे रही है? राहुल छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीएम आवास का पैसा नहीं दिया। एक वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद पीएम आवास योजना से अपने हाथ खींचे थे। राहुल ट्रेन में सफर करते हैं तो कांग्रेस के हैंडल्स तुरंत प्रमोशन शुरू कर देते हैं। एक तरफ राजीव गांधी की फोटो, दूसरी तरफ राहुल की फोटो शेयर करने लगते हैं। पहले गेट वाली फोटो दिखाते हैं, फिर सीट वाली फोटो चिपकाते हैं। मगर मोदी की भाषा में कांग्रेस को चलाने वाली अर्बन नक्सल की यह टोली 2014 से पहले वाली कूड़े से भरी पटरी नहीं दिखाती, गंदगी से भरा फर्श नहीं दिखाती, और आज साफ सुथरी पटरी और ट्रेन में बैठकर राहुल फोटो खिंचवाते हैं और उनके साथी मोदी को गाली देते हैं। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर। अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे? बताइए, कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम। हम तो कभी शाखा गए नहीं, न जाएंगे। लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। इसके बाद अर्बन नक्सलों की यह टोली एक नई स्क्रिप्ट लेकर आती है।
रेलवे में 2 लाख से ज्यादा भर्ती योजना निकलती है, हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, तो अर्बन नक्सल इकोसिस्टम से जुड़े लोग और पार्टियां बेरोजगार ट्रेंड कराने लगती हैं। मोदी गद्दी छोड़ो का माहौल बनाने लगते हैं। इन सब के बीच टीएमसी के सांसद अर्बन नक्सल का डेफिनेशन डिक्शनरी में ढूंढने लगते हैं। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख देते हैं। 27 सितंबर की चिट्ठी 26 सितंबर को रिलीज कर देते हैं। चिट्ठी में मोदी को ही टारगेट करते हैं, मगर मोदी को टारगेट करने वाला यह इकोसिस्टम भूल जाता है कि प्रधानमंत्री से पहले 2013 में अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल उस वक्त की यूपीए सरकार ने ही किया था और कहा था कि अर्बन नक्सल तो गुरिल्ला आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त इसी यूपीए ने अपने एफिडेविट में कहा था कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोग आमतौर पर सीपीआईएम से कनेक्टेड हैं। 10 साल हो गए, अब वही अर्बन नक्सल कांग्रेस चला रहे हैं। मोदी ने भी तो यही कहा है। कभी घमंडिया बोलना, कभी आतंकवादी संगठन बोलना और कभी आज जो है उसको जंग लगा हुआ और फिर कहना कि ये तो अर्बन नक्सल चला रहे हैं। आप गांधी को मानने वाली विचारधारा को आप अर्बन नक्सल बोलेंगे तो ये तो आप गांधी का अपमान कर रहे हैं, जिनके लिए आप पिछले 10 दिन पहले जिनकी समाधि पर जाकर के विश्व भर के नेताओं को ले जाकर के आप शीश झुका रहे थे, आप उस विचारधारा को गाली दे रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जिन वामपंथियों के साथ केरल में कांग्रेस तू मैं करती है, वही वामपंथी इंडी अलायंस में राहुल गांधी के पार्टनर हैं और अब वही पार्टनर चाहते हैं कि राहुल 24 का चुनाव वायनाड से न लड़के कहीं और से लड़ें। और अब इस बात पर भी इंडी अलायंस में अनबन शुरू हो गई है। उस स्टेट का पॉलिटिक्स जो है वो अलग, उस हिसाब से हमको वहां बैठकर काम करना पड़ेगा और उस बारे में हमारा निर्णय हो गया है। केरल है, वेस्ट बंगाल है, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां अलग से निर्णय हो सकता है। इंडी अलायंस के पार्टनर संजय राउत कहते हैं कि कुछ राज्यों का केस स्पेशल है, उसमें केरल है, बंगाल है। वैसे मोदी विरोधी गठबंधन जिस तरह केरल में आपस में गुत्थम गुत्था कर रहा है, वैसा ही सीन अब बंगाल में भी दिख रहा है। ममता कुछ कहती हैं, अधीर रंजन कुछ कहते हैं। हर रोज मोदी विरोधी आपस में ही लड़ते रहते हैं। পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা নেই, ঘাট নেই, চিকিৎসা নেই। দিদির স্পেনে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বিলাসিতা আছে। 3 লাখিয়া হোটেল ব্যবহার করেছেন তিনি, গোটা গোষ্ঠী নিয়ে গেছেন তার পরিবার, তার আত্মীয়দেরকে নিয়ে মস্তি মারতে গেছিলেন। 3 লাখিয়া হোটেলে স্পেনের কিচ্ছু আনেনি। বাংলার মানুষকে ঠকানোর জন্য আবার এসে বলছে এই এলাম সেই এলাম, ওদের লুলুকে নাকি নিয়ে এসছে, হুলুকে নিয়ে এসে বাংলায় কিছু হবে না। যাকে নিয়ে আসে সে এমনি বড় বিজনেসম্যান, তার মল রিটেল ব্যবসা করে, সে কলকাতাতে বড় একটা মল করবে, আর কি করবে? আমরা চিনি তাদেরকে, কেরালার মানুষের সাথে চিনি। সে মেহনত করে বড় হয়েছে আরো দুনিয়ায় গিয়ে। তাদেরকে বললেই চলে আসবে। তাদের আগেও বলেছিল যে কলকাতায় মল করতে জায়গা দিন, মল করতে জায়গা ওরা ব্যবসা করবে, করে চলে আসবে। তাতে ক কোটি লোকের চাকরি হবে। সেটাকে শিল্প বলে? একটা দোকান বসানো কি শিল্প? India should consider this problem. Our leadership, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, they are cooperating the top leadership of Congress and the India alliance. And the West Bengal leadership of Congress in alliance with CPM, they are cooperating with state BJP to disturb Trinamool government. विरोधी अर्बन नक्सल्स की मदद से मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने वाले जुगाड़ पर काम कर रहे हैं। विदेशी ताकतों को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 शहरों में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलितों को, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। यह वही इकोसिस्टम है जो कहता है मोदी काम नहीं करते, कांग्रेस करते रहते हैं। लेकिन इसके उलट मोदी सीधे पब्लिक के बीच जाकर अपना खुद का नैरेटिव बिल्ड करते हैं। 30 दिन में क्या क्या काम किया, आगे क्या क्या करेंगे, सबकी रिपोर्ट खुद देते हैं। ये हम पिछले 30 दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है। और जब मैं 30 दिन की बात करता हूं ना, आप भी साथ साथ जरा अपने 30 दिन को जरा जोड़ते चलना। बीते हुए 30 दिन, आपकी यूनिवर्सिटी के 30 दिन भी याद कर लेना।
और देश में और भी लोगों के पराक्रम 30 दिन में हुए वो भी याद कर लेना। मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। ये 30 दिन का मेरा हिसाब मैं दे रहा था आपको, अब आपने अपना हिसाब लगाया क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 2 मूवी देखी। मोदी के विरोधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के दिमाग में 24 घंटे 2024 चलता रहता है, मगर सच इसके बिल्कुल विपरीत है। मोदी अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए ही जुटे रहते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं मांगते। जब युवाओं के बीच जाते हैं तो देश के लिए मांगते हैं। यही फर्क है मोदी में और मोदी के विरोधियों में। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। भारत का युवा मेरी असली ताकत है, मेरा पूरा सामर्थ्य उसी में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं। बुरा नहीं लगेगा ना? आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री है, हम नौजवानों से मांग रहा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। जो है वो देश का है, देश के लिए है। साथियों, मेरे साथ चल पड़ो। आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 25 साल हमारे सामने है। 100 साल पहले जो हुआ था, हम एक बार वो स्वराज्य के लिए चले थे, हम समृद्धि के लिए चल पड़े। 25 साल में इस देश को समृद्ध बना करके रहेंगे। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जो आज मेहनत कर रहा हूं ना, और कल मैं आपको लेकर के मेहनत करने वाला हूं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आपके सपने साकार होने में कोई रोक नहीं कर सकता है दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, भारत को दुनिया की 3 टॉप इकोनॉमी में मैं ला करके रखूंगा। और इसीलिए मैं आपका साथ चाहता हूं,
आपका सहयोग चाहता हूं, मां भारती के लिए चाहता हूं, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात यूपी की, जहां कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़े बड़े नेताओं को चौंका देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पब्लिक तो खुश है, लेकिन नेताओं में डर बढ़ रहा है। अफसरों को भी संभल कर रहना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में वैसे तो 30 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी जैसा सीएम शायद ही कोई है। अगर घटना हुई है तो पुलिस कप्तान को जवाब देना पड़ता है। अगर पुलिस कप्तान बहाना बनाएगा, मुख्यमंत्री को सीधा जवाब नहीं देगा तो डांट पड़ेगी और ऐसी फटकार पड़ेगी कि बाकी अफसर अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। अधिकतर यूपी में एक परिपाटी चली आ रही थी। जिस पार्टी की सरकार होती थी, उस पार्टी के छोटे छोटे नेता भी अफसरों को दबा देते थे। योगी ने यहां भी सही इलाज कर दिया है। अगर बीजेपी वाला भी कोई टॉर्चर करे तो बुलडोजर उसके घर पर भी चलेगा। बाकी बात इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है। यूपी में क्या पार्टी, जाति, धर्म और जलवा देखकर अपराधियों पर एक्शन होता है? अगर आरोपी का कनेक्शन बीजेपी से है तो क्या उसे बख्श दिया जाता है? क्या योगी का बुलडोजर वहां नहीं जाता है? ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाए और जवाब योगी से मांगा। तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं, मार मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है। और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अखिलेश का सवाल खत्म हुआ उससे पहले ही योगी का जवाब आ गया। जवाब क्या आया आप खुद देख लीजिए। अब तमाम अखबारों की हेडलाइंस देख लीजिए। जवाब कड़क और मुकम्मल है। डॉक्टरों के कातिलों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। दफ्तर और मकान खंड खंड हो चुका है। अब इस तस्वीर को देखिए, क्या लिखा है? कार्यालय भारतीय जनता युवा मोर्चा। बुलडोजर की वजह से लिखावट थोड़ी टूट गई है। तो आपको थोड़ा पहले की तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए इस बिल्डिंग में क्या लिखा है। बीजेपी से डॉक्टर के कातिल का कनेक्शन भी जान लीजिए। डॉक्टर तिवारी के कत्ल का आरोपी अजय नारायण सिंह सुल्तानपुर के बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का भतीजा है। मर्डर केस का आरोपी भतीजा प्रॉपर्टी का धंधा करता है और चाचा बीजेपी की राजनीति करते हैं। जो सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले वही सवाल ओवैसी उठा रहे थे। ओवैसी की टाइमलाइन ऐसे सवालों से भरी हुई है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ धर्म देखकर चलता है। अगर आरोपी मुसलमान है तो बुलडोजर फटाफट पहुंच जाता है और अगर आरोपी हिंदू है तो बुलडोजर नहीं पहुंचता है। अखिलेश और ओवैसी एक जैसे आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये एक इकोसिस्टम है जिसे ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने तैयार किया है। बुलडोजर के नाम पर बीजेपी को बदनाम करो, हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करो, बात मोहब्बत की दुकान की करो और सामान नफरत का बेचो। लेकिन योगी का एक्शन क्लियर एंड लाउड है। सुल्तानपुर, आजमगढ़, झांसी, आगरा, सभी जगह आरोपी हिंदू या सनातनी थे,
लेकिन योगी ने न जाति देखी न धर्म, सिर्फ राजधर्म निभाया, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और सबको न्याय दिलाया। ओवैसी को आजमगढ़ की ये तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां दुकान में घुसकर बाप बेटे की हत्या कर दी गई। पीड़ित मुसलमान थे और आरोपी हिंदू थे, लेकिन योगी ने वहां के मुसलमानों को भी वही न्याय दिया जो बाकी यूपी में करते हैं। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजा। लेकिन भाईजान अब भी वही टेप बजा रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका इकोसिस्टम कैसे बचेगा जो उनकी नफरती राजनीति को खाद पानी देता है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ओवैसी और अखिलेश को सुल्तानपुर की तस्वीरें देखकर करंट लग गया होगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी का बुलडोजर बीजेपी युवा मोर्चा के दफ्तर को ही खंड खंड कर देगा और इस पर राजनीति करने की उनकी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। हालांकि एक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि सुल्तानपुर का अपराध बहुत दर्दनाक है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी जो संविदा पर सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे, उन्हें बहुत ही क्रूरता से तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनके शरीर में कई जगह पर ड्रिल मशीन से छेद किए गए, धारदार सामान से गोदा गया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। अधमरी हालत में उन्हें एक ही रिक्शा पर लाद कर घर भेज दिया गया। मुझे पता चला, देखे तो पैर में इतना बड़ा घाव, डॉक्टर को करे थे तो बहुत छेद हुआ है दोनों पैरों में, यहाँ पे वहाँ पे। फिर वो जो है उसी टाइम मुझे समझ में नहीं आया। लोग हमारे जो पड़ोसी थे, भाभी जी आप उधर जाइए, आप डर जाएंगे घाव देख के, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार उनका घाव देख के इधर उधर से कर रहे थे। इतना तो रुई अंदर इधर उधर, मतलब हाथ तो उनका लग ही नहीं रहा था कि वो। उसके बाद जो मुझे पता ही नहीं चला। पति के साथ जीवन हुआ ना, वैसे ही उनके साथ भगवान करे। उस कुत्ते का अपशब्द मुझे आपके सामने कहना पड़ा, उस कमीने का ऐसा सर्वनाश सुना, मुझे चौपट कर दिया उसने। अच्छे खासे मेरे हस्बैंड के भी 10 साल नौकरी थी, मुझे उसने न इधर के किया न उधर के किया। अब सवाल उठता है कि बीजेपी नेता के भतीजे अजय नारायण सिंह से डॉक्टर तिवारी की आखिर क्या दुश्मनी थी जो उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया। डॉक्टर तिवारी ने सुल्तानपुर में जगदीश नारायण सिंह से 2 प्लॉट खरीदे थे। सौदा 50 लाख में तय हुआ था। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और कागजों पर साइन होने के बाद रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन इस सौदे के बीच जगदीश नारायण का दबंग बेटा अजय नारायण सिंह आ गया। वो सुल्तानपुर में बड़े भूमाफिया के तौर पर कुख्यात है। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में उसने नारायणपुर गांव में 32 बेजुबानों को जिंदा कटवा दिया था। अजय नारायण के टारगेट पर डॉक्टर घनश्याम तिवारी थे। वो उनसे एक बार 25,000 और दूसरी बार 50,000 की वसूली कर चुका था। तीसरी बार उसने फिर पैसे मांगे, लेकिन डॉक्टर तिवारी ने देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर तिवारी की पत्नी ने बताया कि वारदात के दिन डॉक्टर साहब अस्पताल से थोड़ा जल्दी आ गए थे। उन्होंने बताया कि अजय नारायण के पिता का फोन आया था, लेकिन वो काम ज्यादा होने के चलते उठा नहीं पाए। इसके बाद वो 4,000 रुपए लेकर अजय नारायण के घर चले गए, जहां टॉर्चर रूम में उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये दरअसल वो गेस्ट हाउस है जिसको कि कहा जाता है कि अजय नारायण सिंह अपने टॉर्चर रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। इंडिया टीवी की टीम यहाँ पहुंची हुई है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि कैसे इस टॉर्चर रूम के अंदर ये देखिए प्रवेश होता था और इस प्रवेश को करने के बाद कैसे लोगों को लाया जाता था। यहाँ पर बाकायदा कई सारे कमरे बने हुए हैं और इन सारे कमरों की जो दास्तां हैं वो बताती है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर लाया जाता था, उनको जबरन रखा जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। और यहाँ पर जो लोग भी बाकायदा आते थे उनको देखिए इन्हीं सब कमरों में रखा जाता था और इन्हीं सब कमरों में रखे जाने के बाद किस तरीके से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। ये कमरे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और उसके बाद उनसे पैसों की वो वसूली की जाती थी जो दरअसल अजय नारायण सिंह उनसे वसूली करना चाहता था। अजय नारायण सिंह का राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक रुतबा है, कई सारे उसके पास प्रॉपर्टी के विवादित मामले आते थे और चूंकि राजनीतिक रसूख ज्यादा था इसी वजह से इन टॉर्चर रूम्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को पकड़कर रखने के लिए, बंधक बना के रखने के लिए, मारने पीटने के लिए और उनको बाकायदा यातनाएं देने के बाद यहां से
तभी छोड़ा जाता था जब अजय नारायण सिंह उनसे पैसे वसूल लेता था, उनसे वो चीज हासिल कर लेता था, ब्याज की रकम जो दरअसल वो जबरन हासिल करना चाहता था। डॉक्टर तिवारी बाइक से भूमाफिया के घर गए थे, लेकिन लौटे तो ई रिक्शा पर। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे और ड्रिल मशीन से छेद करने की वजह से खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मरने से पहले उन्होंने बार बार अपनी पत्नी से एक ही बात कही, अजय नारायण ने मुझे मार डाला। 4:30 बजे बाइक से गए, अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं गए। फिर मुझे क्या पता, मैं तो 6 बजे मेरा बाहर खड़े थे, मतलब पड़ोसी हैं उनके साथ एक्चुअली, तो मैंने देखा कि वो मेरा ऑटो से वो आ रहे हैं सर, शर्ट खुली वो खुली, मैंने सोचा तो गए तो बाइक से, ऑटो से इनको क्या हुआ तो मुझे समझ में आई। तो वो ऑटो जस्ट आके मेरे गेट के सामने ही रुका सर। नीचे तो देखा ही नहीं, नीचे जो बुरी कंडीशन लेने लायक में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ा, वो किसी तरह एक परक, पैर तो टूटा था, एक परक भी नहीं चल पाए सर। उसके बाद एक वहीं गिर गए ऑन स्पॉट। अब यही बोल रहे थे अजय नारायण सिंह ने, हमने क्या किया, इतना बोले क्या हुआ, हमने कहा, हमने पूछा क्या हुआ तो कर रहे हैं बड़ा बुरा मेरे साथ हुआ, अजय नारायण सिंह ने मुझे मार दिया, अजय नारायण सिंह ने मुझे मार दिया। यही बकते बकते तुरंत सर वो गिर गए, पता नहीं कब से ब्लीडिंग हो रही थी, होते होते वहाँ मेन हॉस्पिटल ले गए। 10 मिनट में वहाँ से ले जाते जाते ट्रीटमेंट 10 मिनट चल ही रहा था कि उनको इतना पेन, बक के जा रहे थे, लोगों ने मुझे मार दिया। मैंने सोचा पहले ट्रीटमेंट हो जाए, तो इन सब की बात बाद में सोचेंगे। अस्पताल में जिन लोगों ने भी देखा, उन्होंने यही कहा कि ऐसा क्रूर हत्यारा उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई इंसान एक डॉक्टर को सिर्फ पैसों और वसूली के लिए कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता है? किसी जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने उनको मारा है, बहुत क्रूएलिटी के साथ मारा है। मतलब क्रूएलिटी की जो एक्सट्रीम होती है, उनकी हड्डियां कई जगह तोड़ दी गई हैं और जिनके कारण लगता है कि मल्टीपल ट्रॉमा के कारण डेथ हो गई। डॉक्टर तिवारी हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी अजय नारायण फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। उसकी 4 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। डॉक्टर की पत्नी ने बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन नारायण, जगदीश नारायण, गिरीश नारायण और विजय नारायण समेत 4 अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एक तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जा रही है। खरीदी गई जमीन पर सरकार ने डॉक्टर की पत्नी को कब्जा दिला दिया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग मान ली है। 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग मान ली गई है। परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है और शस्त्र लाइसेंस देने की बात भी मान ली गई है। विपक्ष जहां यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को कोसने में लगा है, वहीं योगी एक्शन में लगे हैं। वो एक्शन क्या है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। योगी एक-एक जिले, एक-एक थाने की रिपोर्ट देख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड जांच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, शहर हो या कस्बा हो या फिर गांव हो, सब जगह योगी की नजर है। अपराधी किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी दबंग हो या दुस्साहसी हो, योगी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। योगी ने बैठक में उन जिलों के पुलिस कप्तानों की जमकर खबर ली जहां अपराध बढ़े हैं और पुलिस का एक्शन जमीन पर कमजोर दिख रहा है। इनमें चंदौली, औरैया, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर और महोबा के कप्तान को कड़ी फटकार लगाई। योगी के लिए लॉ एंड ऑर्डर कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरे 3.25 घंटे तक बैठक की। इस दौरान ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर योगी जमकर बरसे। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने पर योगी ने वहां के कप्तान को डांट पिलाई। एसपी अजीत सिन्हा से उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आने तक पुलिस का दुपट्टा खींचने वालों की आरती उतार रही थी, क्या उन्हें मिठाई खिला रही थी? इसके अलावा योगी ने गौकशी की घटना पर हाथरस के पुलिस कप्तान को भी जमकर फटकार लगाई। योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जिले का पुलिस कप्तान हो या थानेदार, लापरवाही बरतने पर सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, उन्हें जबरन रिटायरमेंट भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन और इनाम मिलेगा। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर एनएसजी के जवानों को भी बुलाना पड़ा। देखते ही देखते करीब 150 एनएसजी के जवानों ने महाकाल मंदिर को घेर लिया। क्या इंटेलिजेंस को कोई आतंकी इनपुट मिला था या फिर कोई थ्रेट? पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। महाकाल मंदिर में क्यों उतरा वायुसेना का हेलीकॉप्टर?
एनएसजी कमांडो ने मंदिर परिसर को क्यों घेरा? बाबा महाकाल के मंदिर पर क्यों हुआ कमांडो ऑपरेशन? उज्जैन में सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में अचानक वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंच गया। एक एक कर 6 से 7 कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरे। इसके बाद हथियारों से लैस एनएसजी कमांडोज और पुलिस की टीम ने धीरे धीरे पूरे मंदिर परिसर को घेर लिया। हर तरफ सिर्फ कमांडोज का पहरा था। पूरे मंदिर कैंपस में पुलिस और कमांडोज की गाड़ियां दौड़ लगाती रहीं, तो वहीं आसमान में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा भी तैनात रहा। लेकिन अचानक से हुए कमांडो ऑपरेशन से लोग दंग रह गए। सबके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर मंदिर में कौन सी थ्रेट है जिससे नौबत कमांडो ऑपरेशन पर आ गई। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन एक मॉक ड्रिल के तहत किया गया। दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां देश भर की प्रमुख इमारतों, भीड़भाड़ वाली जगह और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर एनएसजी कमांडो को भेजकर मॉक ड्रिल करवा रही हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर समय रहते ये कमांडोज जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा सकें। इसी के तहत विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स मॉक ड्रिल करने उज्जैन आए। सोमवार दोपहर एनएसजी के कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में रिहर्सल की। इसके बाद रात को 9 बजे से महाकालेश्वर मंदिर में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान नो फ्लाइंग जोन में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा। इसमें से कमांडो महाकाल मंदिर परिसर में उतरे और आतंकियों को चेतावनी देते नजर आए। यहाँ कमांडो न सिर्फ महाकाल मंदिर में घुसे और आतंकियों को पकड़ा, बल्कि उन श्रद्धालुओं को भी आतंकियों से मुक्त करवाया जिन्हें इन आतंकियों ने पकड़ रखा था। एनएसजी के एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक 150 जवानों की टीम 3 दिन तक उज्जैन में रहेगी। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के अलावा 2 अन्य स्थानों पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। ये पहली बार है जब किसी भी आतंकी हमले और महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर इतने बड़े पैमाने पर हमले से बचाव का पूर्वाभ्यास किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।